नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेंटिनल-6B सैटेलाइट के बारे में, क्योंकि इसको लॉन्च किया गया है। समझेंगे इसका महत्व क्या है, पृथ्वी की सुरक्षा में ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटिनल-6B कैसे पृथ्वी की सुरक्षा करेगा। इस शीर्षक के अंतर्गत हमारी खबर क्या है? खबर यही है कि इसकी लॉन्चिंग हो गई है। लॉन्चिंग कहां से हुई है? तो लॉन्चिंग याद रखिएगा, इसकी लॉन्चिंग की गई है कैलिफोर्निया से। इसको कहां से लॉन्च किया गया है? तो कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे सेंटिनल-6B के लॉन्चिंग की, जो कि कैलिफोर्निया में वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसको लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? तो वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स जो बेस है, वहीं से इसकी लॉन्चिंग की गई है। यानी कि इस बेस से, कैलिफोर्निया से इसकी लॉन्चिंग की गई है। बेसिकली ये किस प्रकार का सैटेलाइट है? सबसे पहला प्रश्न तो यही है। तो देखिए, ये जो सैटेलाइट है बेसिकली ये क्या करेगा? ये ओशियन ट्रैकिंग सैटेलाइट है, यानी कि जो समुद्र है उसकी ट्रैकिंग करने का ही काम करेगा। सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाता है तो ये किसी न किसी ऑर्बिट में जाता है, और उस ऑर्बिट में जाने के बाद ये क्या करता है, किसी विशेष उद्देश्य से ही किया जाता है इसको लॉन्च। जैसे कभी इमेज लेने के लिए कर दिया गया, या किसी विशेष अनुसंधान के लिए किया गया। तो इस सैटेलाइट का इस्तेमाल जो किया जाएगा वो ओशियन ट्रैकिंग सैटेलाइट है, यानी कि समुद्र को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। अब हमारी पृथ्वी पे जितने समुद्र हैं वो विशेष रूप से इसका टारगेट वही होंगे, उनके विषय में ये जांच परख करने का काम करेगा। अब देखिए, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जानेंगे, क्या क्या है इसकी विशेषताएं उसको भी जानेंगे। देखिए, सेंटिनल-6B जो सैटेलाइट है, अगर हम इसकी बात करें तो ये किसी एक संस्था के द्वारा नहीं, बल्कि ये हम कह सकते हैं एक संयुक्त मिशन है। इस संयुक्त मिशन में पहला नाम जो आता है वो आता है आपका नासा का, दूसरा नाम जो आता है नासा के साथ साथ वो आता है NOA का, और तीसरा नाम जो आता है वो नाम किसका है? तीसरा नाम भी याद रखिएगा, वो है ESA, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये तीनों का ये क्या है? संयुक्त मिशन है, यानी कि नासा भी इसमें है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOA भी है, और साथ साथ यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी भी इसमें है। इन तीनों का ही संयुक्त मिशन है। क्या इसका उद्देश्य है? तो आपको शुरू में ही बताया गया कि जो समुद्र का मेन रूप से समुद्र के परिप्रेक्ष्य में यह अध्ययन करेगा। तो समुद्र का जो स्तर बढ़ता है, सी लेवल जो बढ़ रहा है, ये उसका मापन करने का काम करेगा। तो पहला काम इसका क्या है कि जो समुद्री स्तर है, उस समुद्री स्तर के बढ़ने की माप करेगा, बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है इस स्थिति का। और ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ मामला किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा मामला है। तो ये पहला काम क्या क्या करेगा कि बढ़ता हुआ जो सी लेवल है उसकी सटीक माप करने के लिए इसको भेजा गया है, और साथ साथ उसका पृथ्वी पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये उसको भी मापन का काम करेगा, उसको भी जांच परख का काम करेगा। समुद्र स्तर मापन श्रृंखला का ये नवीनतम सैटेलाइट है, यानी कि समुद्र स्तर के मापन की श्रृंखला का नवीनतम सैटेलाइट का मतलब कि इससे पहले भी इसके लिए सैटेलाइट भेजे गए? तो जी हां, बिल्कुल भेजे गए। तो 1990 के दशक से आप देखेंगे तो समुद्र स्तर के मापन के लिए जो सैटेलाइट भेजने की जो परंपरा है, उसी परंपरा में ये क्या है? ये नवीनतम है। इससे पहले कौन सा सैटेलाइट भेजा गया अगर ये नवीनतम है? तो इससे पहले 2020 में, याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट जो भेजा गया था, इसके भेजे जाने से पहले, यानी सेंटिनल-6B से पहले 2020 में जो भेजा गया था, कौन सा भेजा गया था सैटेलाइट? तो 2020 में याद रखिएगा भेजा गया था सेंटिनल-6 उसका नाम था, और माइकल फ्रिलिच उसका नाम था। याद रखिएगा, माइकल फ्रिलिच, सेंटिनल-6 माइकल फ्रिलिच उसका नाम था। ठीक है, इस सैटेलाइट को अभी लेटेस्ट भेजा गया था 2020 में। अब उसके बाद सेंटिनल-6B ये भेजा गया है, जो कि सबसे लेटेस्ट है। उसी श्रृंखला में ये और ज्यादा अब गहन तरीके से इस चीज की छानबीन करेगा कि सी लेवल कैसे बढ़ रहा है विभिन्न तरीकों से। इसकी स्पीड क्या होगी? तो इसकी स्पीड याद रखिएगा, इसकी स्पीड होगी 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 7.2 किलोमीटर की स्पीड से ये क्या करेगा? पर सेकेंड जो इसकी स्पीड होगी 7.2 किलोमीटर की होगी, इस स्पीड से ये घूमेगा, और इस तरह से पूरी पृथ्वी को ये 112 मिनट में पूरी पृथ्वी की क्या करेगा? एक परिक्रमा कर लेगा। तो 112 मिनट इसको लगेंगे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में। तो आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक समुद्र स्तर की माप ये बहुत ठीक ढंग से कर पाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड भी ठीक ठाक आप देख सकते हैं कि है। अब देखिए, ये तो इसके विषय में कुछ सेंटिनल-6B के विषय में मूलभूत जानकारी हो गई, लेकिन सवाल उठता है कि इसमें कौन कौन से उपकरण लगाए गए हैं जिसकी वजह से ये अपने माप को और ज्यादा उन्नत बना सकेगा। तो देखिए, इसमें 6 तरह के ऑनबोर्ड वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं। कितने तरह के?
6 तरह के ऑनबोर्ड वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं। उनके बारे में हालांकि अभी बहुत विस्तार से खुल के बात नहीं की गई है, लेकिन इसमें जो सामान्य रूप से जो उपकरण होते हैं वो तो होंगे ही। जैसे कि अल्टीमीटर होता है। अल्टीमीटर क्या करता है, वो दूरी के माप के लिए हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रेडियोमीटर भी लगा होगा, क्योंकि रेडियोमीटर की वजह से ही हमको पता चलता है, जो तरंगे भेजी जाती हैं उन तरंगों के माध्यम से ये पता चलता है कि अगर बादल की कंडीशन होती है तो वो तरंगे प्रभावित होती हैं। तो मौसम की जानकारी के संबंध में क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है वो रेडियोमीटर से पता चल जाता है। इसके अलावा जीएनएसएस होता है, सेंसर्स तमाम तरह के लगे होते हैं, तो ये सारे उपकरण होंगे। इसके अलावा इसमें 2 स्थिर सौर सारणियां लगी होंगी, यानी कि 2 क्या लगी हैं, स्थिर सौर सारणियां, स्थिर सौर पैनल्स कह लीजिए, सौर सारणियां लगी होंगी। अब ये क्या करेंगी, ये स्थिर सौर सारणियां क्यों लगाई जाती हैं, तो देखिए जब कोई भी इस तरह का सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो लॉन्चिंग के समय में पहले सैटेलाइट की बॉडी पर ही ये कसे हुए होते हैं, फिक्स होते हैं। यानी कि जब सैटेलाइट लॉन्च होगा तो थोड़े समय बाद ही उसको स्ट्रक्चरल एक तो मजबूती चाहिए, तो ढांचागत मजबूती देने के लिए इसको उसी में फिट कर दिया जाता है सैटेलाइट में। और तुरंत जो है लॉन्चिंग के बाद जो एनर्जी की जरूरत होगी वो जरूरत कौन पूरा करेगा, यही जो स्थिर सौर सारणी लगी होगी, सौर पैनल लगा होगा, उसी के माध्यम से जो तुरंत ऊर्जा की जरूरत होती है वो फुलफिल होती है। यानी जो छोटे मोटे उपकरण होते हैं उनमें अगर विद्युत की सप्लाई चाहिए तो ये जो स्थिर सौर सारणियां होती हैं इसके माध्यम से ही सप्लाई मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डिप्लॉयबल सोलर पैनल भी लगे होते हैं। डिप्लॉयबल क्यों लगे होते हैं, अब उसको भी समझिए। तीसरा जो लगा होगा वो क्या लगा होगा, तो इसमें डिप्लॉयबल का मतलब होता है कि लॉन्च टाइम में ये फोल्ड रहते हैं, मुड़े हुए रहते हैं। तो 2 इसमें डिप्लॉयबल भी हैं, यानी कि डिप्लॉयबल सोलर पैनल भी लगे हैं। अब ये जो होंगे, ये जब लॉन्च होगा सैटेलाइट तो उस वक्त फोल्ड रहते हैं, लेकिन जब ऊपर जाएगा, ऑर्बिट में जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, अंतरिक्ष में जाने के बाद ये फोल्ड सिचुएशन से ओपन हो जाते हैं। ये जो पैनल होते हैं ये काफी बड़े होते हैं, इनका आकार बड़ा होता है और इनसे ज्यादा बिजली उत्पन्न होती है। लॉन्च वॉल्यूम, जब लॉन्चिंग का टाइम होता है सैटेलाइट का, तो उसका वॉल्यूम अगर उसी समय इसको ओपन कर दिया जाए तो वो बढ़ जाएगा, तो सैटेलाइट के लॉन्चिंग में बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए शुरुआत में लॉन्चिंग के टाइम में जो वॉल्यूम है उसको कम रखने के लिए इसको फोल्ड सिचुएशन में रखा जाता है। लेकिन जब ऊपर पहुंच जाएगा तो ऊपर पहुंचने के बाद ये खुलेगा और बड़ी मात्रा में जो है सोलर से एनर्जी बनाएगा और वहां पर बड़ी बड़ी जो इसमें मशीनें लगी होती हैं उनके लिए विद्युत सप्लाई का ये काम करेगा। अब देखिए इसमें स्थिर भी आप देख रहे हैं सौर पैनल लगे हुए हैं और डिप्लॉयबल सौर पैनल भी लगे हुए हैं। दोनों का मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक अगर देर से भी, अगर मान लीजिए डिप्लॉयबल सौर पैनल देर से भी खुला तो तब तक उस कंडीशन में क्या होगा, स्थिर सौर सारणियां जो लगी हुई हैं, सौर पैनल्स लगे हुए हैं, उनके माध्यम से सप्लाई चलती रहेगी। तो एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों मिलजुल के इसमें आगे काम करेंगे। अब देखिए इसका ये सारी चीजें हो गई। अब सवाल उठता है कि ये सारे उपकरण है, ये ऊपर जाएगा, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो सेंटिनल अगर B6B के इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये जिस ऑर्बिट में जाएगा ये नॉन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको भेजा जाएगा। अमूमन जो होता है सन सिंक्रोनस में जाते हैं, लेकिन ये नॉन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये जाएगा। अब ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां पर अध्ययन किसका करना है, समुद्र से संबंधित अध्ययन है। अगर यही कोई इमेजिंग से संबंधित होता जिसमें सूर्य के प्रकाश का रोल होता तब SSO में हम भेजते, यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजते। लेकिन यहां पर अब मान लीजिए किसी दिल्ली से संबंधित ही कोई इमेज लेना हो, तो अगर SSO में होता ये सैटेलाइट तो अगर आज 10 बजे दिल्ली में दिखाई दिया तो कल भी 10 बजे दिल्ली में दिखाई देगा। लेकिन ऐसा इसमें बाउंडेशन नहीं है क्योंकि ये नॉन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। वहां पर उसका मेन फोकस क्या है कि समुद्र से संबंधित इसको अध्ययन करना है, तो इसलिए नॉन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही भेजा जा रहा है। सन सिंक्रोनस में होता तो क्या होता, सूर्य जो है यहां पर है, पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी के साथ साथ जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे पृथ्वी के साथ साथ ये सूरज के चारों तरफ घूमेगा। लेकिन यहां पर मुख्य जो फोकस है वो जो कि समुद्री अध्ययन है, इसलिए इसको नॉन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा गया है। अब यहां पर इसके लाभ क्या है, महत्व क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए महत्व की अगर बात करें तो अगले 5.5 साल तक ये सेवा देगा। अब उसमें जो समुद्र का लेवल है उसका अध्ययन तो ये करेगा ही। तो पहला क्या है, सी लेवल। सी लेवल का मतलब समुद्री स्तर का मतलब ये हुआ कि जो जलवायु परिवर्तन का असर है उसका अध्ययन हम कर पाएंगे समुद्री स्तर के मापन की वजह से। इसके अलावा जो महासागर का तापमान है उसके संबंध में डेटा हम कलेक्ट कर पाएंगे। तो दूसरा क्या है, महासागरीय जो तापमान है, महासागरीय
तापमान का हम अध्ययन कर पाएंगे, उसके संबंध में हमको क्या होगा, डेटा मिल पाएगा। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा सबसे मजबूत चीज ये है कि हम जो मौसम संबंधी पूर्वानुमान है, जैसे तूफान हो गया, बाढ़ हो गया, समुद्री आंधियां हो गई, इसके संबंध में हम पूर्वानुमान लगाने में ज्यादा सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि ज्यादा डाटा हमारे पास होगा तो उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि अगर किसी जगह पर सी लेवल लगातार अगर बढ़ता हुआ रिकॉर्ड किया जा रहा है या टेम्परेचर लगातार उसमें हमको परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो उसके आधार पर हम भविष्यवाणियां और सटीक तरीके से कर पाएंगे। अगर समुद्र के अंदर जैसे सी पाइपलाइंस है, उनकी सेफ्टी बेहतर तरीके से की जा सकेगी। इसके अलावा जो केबल का नेटवर्क बिछा होता है समुद्रों के अंदर, आप जानते हैं, उसकी सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सकेगी। शिपिंग सेवा को हम ज्यादा उन्नत बना पाएंगे, शिपिंग सेवा को ज्यादा सुरक्षित बना पाएंगे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि समुद्र से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उनकी दिशा में जितने भी ज्यादा सटीक अनुमान हमको प्राप्त होंगे, उसकी वजह से सेंटिनल-6B के योगदान को बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, जो कि इससे पहले भेजा गया सैटेलाइट है, अब उसी के पूरक के रूप में यह काम करेगा, जो कि 2020 में जो सैटेलाइट भेजा गया था सेंटिनल-6, अब सेंटिनल-6 के साथ मिलकर सेंटिनल-6B और बेहतर डेटा का संग्रह करेगा। और इन समस्त जो क्षेत्र आपको बताए गए हैं, चाहे वो समुद्री स्तर के बढ़ने के बारे में बात की जा रही हो, चाहे वो महासागर के टेम्परेचर के संबंध में बात की जा रही हो, मौसम के पूर्वानुमान के विषय में बात की जा रही हो, तूफान, बाढ़ जैसी, आंधियों जैसी जो आपदाओं के विषय में बात की जा रही हो, सटीक डेटा के आधार पर सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब एक प्रश्न छोड़ते हैं आपके जिम्मे और जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर इसका जवाब देने की। प्रश्न है कि सेंटिनल-6B किस उपग्रह की विरासत को आगे बढ़ाता है, सेंटिनल-4A, सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच, या लैंडसेट 8 या टेरा SARX? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।